नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। योगी के सिपह सालारों को तोड़कर अखिलेश सत्ता में वापसी की राह तलाश रहे हैं। 2 दिन बीजेपी को 2 बड़े झटके। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी, कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो आज यूपी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए, राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया। ओबीसी वर्गीय जातियों पर अच्छी पकड़ रखने वाले इन नेताओं को अखिलेश ने एक ही झटके में अपने पाले में कर लिया है। जिस ओबीसी वोट की नाराजगी 2017 में अखिलेश को ले डूबी थी, क्या उस वोट बैंक को अखिलेश ने साध लिया है? बहुत बड़ा सवाल है। दारा सिंह चौहान ने भी सरकार पर आज आरोप वही लगाए जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल लगाए थे। बीजेपी ने गरीबों दलितों की उपेक्षा की, किसानों की आवाज दबाई गई। मैंने मन लगाकर दलितों, उपेक्षितों, किसानों के लिए काम किया, यह दारा सिंह चौहान कह रहे हैं अपने इस्तीफे में। 2017 के चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे दारा सिंह चौहान। पूर्वांचल के बड़े पिछड़े नेता माने जाते हैं। घोसी की मधुबन सीट से विधायक भी हैं। दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में क्या लिखा है, जल्दी से वो भी सुन लीजिए। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। सर, सपा में नहीं जा सकते, हम नया पार्टी भी बना सकते हैं। जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। तो ये थे योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान जो कि अब बीजेपी से, सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं, और थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने उनके साथ एक फोटो भी ट्वीट कर दी है। दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और विधायकों के बीजेपी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। तिलहर से बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा, कानपुर देहात से एमएलए भगवती सागर और बांदा से विधायक ब्रिजेश प्रजापति का इस्तीफा कल ही हो गया था। अब और भी कुछ विधायकों की नाराजगी की बात कही जा रही है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया था, क्योंकि कल से ही यह खबर आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ दारा सिंह चौहान भी अखिलेश के खेमे में जा सकते हैं। एक स्पेशल प्लेन से दारा सिंह चौहान को दिल्ली आने को कहा गया, लेकिन वो दिल्ली नहीं आए, इस्तीफा भेज दिया और अखिलेश से जाकर मिल लिए। कहा तो यह भी जा रहा था आज सुबह तक कि उनको मना लिया गया है, लेकिन इस्तीफा हो गया। इस्तीफे के बाद यह तस्वीर भी देख लीजिए, जो कि अखिलेश ने थोड़ी देर पहले ट्विटर पर डाल दी है। और अखिलेश ने यह फोटो ट्वीट करने के साथ क्या लिखा है, यह भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, अखिलेश ने, सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा व उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, यह हमारा संकल्प है। यह अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान से मिलने के बाद उनकी फोटो ट्वीट करके ट्विटर पर लिखा है। वहीं दूसरी तरफ
आज एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने साफ कर दिया किसी भी बीजेपी नेता ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। साथ ही यह भी कहा चुनाव में ऐसी तोप दागूंगा बीजेपी के नेता स्वाहा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बीजेपी को अखिलेश ही झटके दे रहे हैं। वैसे पहले जरा स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए। चलिए थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आज क्या बोले। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश ही बीजेपी को झटके दे रहे हैं, बीजेपी भी अपना किला मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी ने आज 3 नेताओं को अपनी तरफ कर लिया। कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये देखिए तस्वीरें। 2 विधायक, एक पूर्व विधायक को बीजेपी ने भी तोड़ लिया। एक समाजवादी पार्टी से, एक कांग्रेस के और एक सपा के पूर्व विधायक। यानी सेंधमारी दोनों तरफ से चल रही है। उधर अखिलेश ने अपने गठबंधन के साथियों के साथ आज मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में सीट बंटवारे पर खुलकर बातचीत हुई। शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन अब तय माना जा रहा है। 6 सीटों पर सहमति बनी है। यह वो तस्वीर है जो आज अखिलेश ने ट्विटर पर डाली अपने सहयोगियों के साथ। इसमें आप चाचा शिवपाल को भी देख सकते हैं। शिवपाल यादव की पार्टी को 6 सीटें देने पर सहमति बनी है और कहा तो यह भी जा रहा है कि शायद शिवपाल यादव के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो 6 सीटें हैं उनमें गुन्नौर सीट है जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भोजपुर, जसराना और गाजीपुर सीट भी बताया जा रहा है शिवपाल के खाते में गई है। तो यह सहमति चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव की आज बन चुकी है। दल बदल के खेल में बीजेपी को आज एक और झटका लगा। पश्चिमी यूपी के कद्दावर गुर्जर नेता और मीरापुर से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए। उन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात की और आरएलडी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह तस्वीर देखिए। भड़ाना 3 बार फरीदाबाद, 1 बार मेरठ से सांसद रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी में आज एक और खेल हुआ। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इमरान मसूद अब सपाई हो गए हैं। उनके साथ सहारनपुर सदर से विधायक मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद इमरान मसूद ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आक्रोश जो प्रदेश की जनता में था वो एकत्रित होने का काम हो रहा है। तो हमने जनता के चाहत को देखकर ये फैसला लेने का काम किया। मैंने समय मांगा है, आज मैं समय मांगा है। देखिए मेरे उनके पास से समय आ जाए फिर मैं जाऊंगा। मसूद अख्तर साहब भी आपके साथ जाएंगे? जी। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया है। मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत दिया है। मैं उनका एहसानमंद हूँ, लेकिन प्रदेश की जनता के सामने मैं मजबूर हूँ। ओके, तो हर तरफ सेंधमारी हो रही है, खेल चल रहा है खूब तोड़ फोड़ का राष्ट्र की बात में। इसीलिए हमारा आज का सवाल, पहला सवाल तो यही है, अखिलेश ने 2 दिन में योगी के 2 मंत्री कैसे तोड़ लिए? इसके पीछे की रणनीति क्या है, अंदर का खेल क्या है? और दूसरा, सेंधमारी का जो ये खेल हर तरफ से चल रहा है, इसमें कौन किस पर भारी? राष्ट्र की बात में जल्दी से परिचय करा दूं। आज बीजेपी से मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से पंकज श्रीवास्तव आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, शांतनु गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिख चुके हैं, शरद गुप्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी पर 2 दशक से भी ज्यादा समय से पैनी नजर रखे हुए हैं। इन सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ शायद स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहले राकेश त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी, 2 दिन में आपके 2 बड़े मंत्री आपको छोड़ गए, क्या संदेश, क्या मैसेज जा रहा है इससे? राकेश त्रिपाठी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय 2 नाम सबसे ज्यादा भारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इन 2 नामों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने जा रही है। इस डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, गांव के गरीब व्यक्ति तक सरकारी सुविधा पहुंचाने का पहली बार जिस तरह का ईमानदार प्रयास हुआ है, कभी किसी ने देखा नहीं।
45 लाख लोगों के पहली राकेश बार राकेश पक्के राकेश मकान एक बने सेकंड, हैं। राकेश ये एक उत्तर प्रदेश में पहली सेकंड। बार। राकेश, आपकी सरकार ने क्या किया वो क्यों गिनवा रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं 2 मंत्री क्यों छोड़ गए? आप अपने सरकार के काम गिनवा रहे हैं। 2 मंत्री मैं 24 इसलिए घंटे कह रहा में हूं कैसे कि- छोड़ गए? नहीं, 2 मंत्री छोड़कर चले गए, जो छोड़ करके चले गए उनसे पूछिए कि क्यों छोड़ करके चले गए, वो जवाब देंगे इस बात का। क्योंकि मैं तो ये जानता हूं जनविश्वास यात्रा में 5 दिन पहले मेरे साथ मंच पर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओके उपलब्धियों का राकेश, बखान एक कर रहे सेकंड, आपने कहा जो छोड़ गए उन्हीं से पूछ लीजिए, तो ठीक है उन्हीं से पूछ लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। मौर्य जी, राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। मौर्य जी सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू भाई साहब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओके मौर्य जी, पहले सबसे यही पूछूंगा मैं कि आ रही आपने, आपकी आवाज आ रही? हाँ, कि चुनाव से पहले आपने योगी जी की सरकार क्यों छोड़ दी और अखिलेश के साथ क्यों चले गए ठीक चुनाव से पहले? मंत्रिमंडल से मंत्री पद का इस्तीफा स्वाभाविक रूप से एक बड़ा फैसला है। इस फैसले में 5 साल के कड़वे अनुभव, गरीबों के साथ किए गए अन्याय की पीड़ा, समय समय पर रखी गई बातों को नजरअंदाज करना, मनमाने पूर्ण तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डालना, यहाँ तक कि आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना, आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई न करना आदि कड़वा घूंट में पीता रहा। लेकिन जब उचित मौका आया तो मैंने अपना हथौड़ा चलाया और उसी का नतीजा है कि मैंने मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पर यह उचित मौका सर 4.5 साल में पहले क्यों नहीं आया? ठीक चुनाव से पहले क्यों आ गया? जब नया जनादेश लेने की बारी आई तभी उचित मौका आया। बीच में अगर 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश का आदेश दिया था और उस सरकार में मैं मंत्री था, तो उस समय अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म हमारा कैबिनेट था, राष्ट्रीय नेतृत्व था। मैं वहां बताता रहा। आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो अब उचित प्लेटफॉर्म मेरा मीडिया है और उत्तर प्रदेश की जनता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बात करना चाहता हूं। पहले मैं अपनी बात उचित माध्यम से दर्ज कराता रहा, आज मैं आपके माध्यम से दर्ज करा रहा हूं। और चूंकि नए जनादेश का वक्त ही नया फैसला लेने के लिए उचित होता है, इसलिए आज उचित अवसर पर मैंने अपना फैसला सुनाया है। ओके, अब केशव प्रसाद मौर्य, कल भी उन्होंने ट्विटर पर आपसे गुजारिश की थी कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करिए। आज जबकि दारा सिंह चौहान भी चले गए तो केशव प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। मैं यही आग्रह करूंगा, डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। मतलब आप और दारा सिंह चौहान डूबती हुई नाव पर सवार हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य को? अब भाई केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारी चिंता कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन डूबती हुई नैया पर वो सवार हैं या मैं सवार होने जा रहा हूं, ये तो 2022 के चुनाव परिणाम पत्र से पता लगेगा। पर फिर भी कुछ तो बताइए मौर्य जी, कुछ तो बताइए। क्या बीजेपी नेताओं ने आपको मनाने की कोशिश की? क्योंकि हम कहीं पढ़ रहे थे, आपने कहा मैं तो उनके फोन ही नहीं उठा रहा हूं। भाई इस्तीफा देने के बाद मैं लगातार जनता के बीच में हूं, मीडिया के बीच में हूं। एक भी क्षण मैं अपने लैंडलाइन टेलीफोन पर नहीं बैठ पाया हूं, अपने स्टाफ से भी कट गया हूं। क्योंकि प्रदेश से आने वाले लोगों की भीड़ जबरदस्त, इस्तीफा देने के बाद लगातार हजारों लोग कल आए, आज भी आने का सिलसिला जारी हुआ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं उनको भी सबको नहीं अटेंड कर पा रहा हूं। इसी बीच सभी जितने भी चैनल मीडिया चैनल हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं। मैं टेलीफोन उठाने, बात करने, सुनने का मौका ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है,
तो कैसे किसी से मैं बात कर सकता हूँ ठीक इस है, समय? ओके। और वैसे भी हाँ। इस्तीफा देने के बाद हाँ। अब बात करने का औचित्य भी नहीं रह गया है। ओके, मैं यही पूछ रहा था, आपका फैसला फाइनल है ना? मतलब अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपाई हो गए ना, फाइनल है ना ये? भाई मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कहां हूं 14 जनवरी को पता लगेगा, लेकिन फैसला पर अडिग हूं, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता और राजनीति में लिया गया फैसला से कभी पीछे नहीं हटा जाता। इसलिए अब ये मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई के लिए उनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा। ओके, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप कह रहे हैं बीजेपी के ताबूत में कील ठुकेगी, तो फिर सरकार किसकी आ रही है 10 मार्च को? अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए कि वो जनादेश किसको देती है, और सही मायने में जब परिणाम आएगा तो आपको परिवर्तन अपने आप नजर आ जाएगा। ओके, मतलब आप तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो यही मान लेना कि आप तो अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और उसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। 14 जनवरी को हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे हम क्या कर रहे हैं। ओके, अभी तक मतलब स्पष्ट नहीं है क्या, या सिर्फ औपचारिकता बाकी है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की? मौर्य जी, अभी मैं उत्तर प्रदेश से तमाम आने वाले कार्यकर्ताओं समर्थकों से घिरा हूं, उनकी बात समझ रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, उनकी भावनाओं को पढ़ रहा हूं, और साथ ही साथ बहुत से नेताओं के बधाई संदेश भी आ रहे हैं, अभी उसको भी नहीं देख पाया हूं। मैं सब कुछ देखने के बाद कल शाम तक निर्णय ले लूंगा, और जो भी निर्णय आएगा सार्वजनिक रूप से 14 जनवरी को उसको सब कुछ सुना दूंगा, और साथ ही साथ पूरा प्रदेश और देश आपके चैनल के माध्यम से देखेगा। पिछली बार जब आपने बीएसपी छोड़ी थी, आप बीजेपी में आए थे, बीजेपी की सरकार आ गई थी, आपको कुछ लोग मौसम वैज्ञानिक कहने लगे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि आप हवा का रुख भांप लेते हैं किसकी सरकार आ रही है। आप इस बात से सहमत हैं क्या कि आपको पता लग गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है, और कौन आने वाला है ये भी आपको पता लग गया है? अब भारतीय जनता पार्टी का क्या घमंड अभी टूट गया क्या? वो ऐसा पहले मान लिए क्या? वो पहले अपनी पराजय तय कर लिया क्या? और एक चीज, भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था तो मेरे साथ लाखों लाख लोगों का एक जनाधार साथ में खड़ा हुआ, जिसके नाते इनकी आंधी बही, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, अपनी पीठ थपथपाए, और अब उनको मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अगर साथ छोड़े हैं तो फिर कोई न कोई ऐसा करिश्मा होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, फिर वनवास जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जहां खड़े होते हैं, उत्तर प्रदेश का लाखों लाख लोगों का एक जनाधार उनके पीछे खड़ा दिखाई पड़ता है। बीजेपी वाले कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो मौर्य जाति के लोग हैं, जो गैर यादव ओबीसी के लोग हैं, वो तो केशव प्रसाद मौर्य हैं वहां पर, पिछड़े हुए नेता, तो बीजेपी उनको ले जाएगी इस बार भी, वो वोट अब इस बार भी उन्हीं के पास जाएगा, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी न पिछड़ों के नेता हैं, न दलितों के नेता हैं, न समाज के नेता हैं, वो आरएसएस के एक रट्टू तोता है। जो आरएसएस पढ़ाती है वो तोता की तरह रटते हैं, इसके सिवाय वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब डिप्टी सीएम रहते उनके पास एक भी दलित और पिछड़ा नहीं फटक पाता है, तो पैदल होने पर उनके पास कौन जाएगा? इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ भी कहे उसको मुबारक, लेकिन हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ओके, कितने और मंत्री अभी बीजेपी की सरकार छोड़ने वाले हैं मौर्य जी? क्योंकि खबर आ रही है कुछ और मंत्रियों की चर्चा चल रही है, आज दारा सिंह चौहान हो गया, अभी एक दो और नाम है, आपको पता है क्या? स्वाभाविक रूप से ये अभी चलता रहेगा,
और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं न कहीं बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। राकेश त्रिपाठी, पहला रिस्पॉन्स आपका। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों का वोट बीजेपी को नहीं दिला पाएंगे और आपकी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठुक गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से। राकेश त्रिपाठी। देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि अभी उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि मैं 14 तारीख तक अभी तय करूंगा। 2 दिन पहले ही तमाम समाचार संवाददाताओं के, चैनलों के, रिपोर्टर्स के साथ बातचीत में वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कसीदे पढ़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ सरकार को उत्तर प्रदेश का सबसे सफलता मुख्यमंत्री बता रहे थे। नरेंद्र मोदी की नीतियां गरीबों के लिए कितनी अच्छी है वो लगातार ये बताने का काम कर रहे थे। इंतजार कर लीजिए, राजनीति में पल प्रतिपल जिस तरह से धारणाएं बदलती है, सिद्धांत जिस तरह से बदल जाते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्होंने अच्छा काम किया है और स्वयं वो स्वीकार करते रहे कि इस योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में काम करते समय श्रम एवं सेवा योजना मंत्रालय में हमने रिकॉर्ड तोड़ श्रमिकों का पंजीकरण करने का काम किया। श्रमिकों के लिए हितकारी योजनाओं को लागू करने का अवसर मुझे मिला। मैं मानता हूं कि जब मंत्रालय में अच्छा काम कर रहे थे, सरकार में रहकर के अच्छा डिलीवर कर रहे थे, फिर ये एकाएक अचानक कहां से वंचित, पिछड़े, गरीब कहां पिछड़ गए। नहीं, आपका सवाल वैलिड है राकेश। नहीं, आपका सवाल एकदम फेयर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। और ये सवाल मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से सबसे पहले ही पूछा था कि 4.5 साल, 4.25 साल बाद आपको ये सारी की सारी चीजें कैसे याद आ गई कि उपेक्षा हो रही है। लेकिन राकेश, मैं अभी भी पहले सवाल पे लौट रहा हूं अपने। अगर 24 घंटे में आपके 2 बड़े मंत्री छोड़ जाएं, इसका मतलब या तो अखिलेश ने ऐसा खेल कर दिया आपको भनक तक नहीं लगी, या फिर आपको पहले से पता था और आपने उसके बावजूद कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को कुछ ऐसा पता था जो पता होने के बाद इन्हें लगने लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी में आगे की राहें कठिन हो सकती हैं। शायद हो सकता है कि बहुत सारी सीटों पर सर्वे है, बहुत सारी सीटों पर जनता का रुझान जिस तरह का है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ परिवर्तन करने वाली है। उन परिवर्तन के बारे में हो सकता है शायद कोई जानकारी हुई हो, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको आधिकारिक तौर पर नहीं कहूंगा। लेकिन हो सकता है शायद कोई इस तरह की जानकारी उनको मिल गई हो और इसलिए इस प्रकार के कोई कदम उठाए जा रहे हो, क्योंकि ये सारी बातें वो लोग भी अभी कह रहे हैं कि हम अपने समर्थकों के साथ बातचीत करके तय करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं, मैं तो, क्योंकि देखिए इस खेल में तो बीजेपी सबसे आगे रहती है और ट्विटर पे एक ट्वीट आ जाता है ना, सम एमिनेंट पर्सनैलिटी विल ज्वाइन बीजेपी एट 12 PM एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ, कभी बीजेपी अध्यक्ष होते हैं, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। इन मामलों में दूसरे दलों से नेताओं को लाके और मीडिया के सामने अपनी पार्टी में शामिल कराने में बीजेपी आगे रहती है। लेकिन इस बार क्या पिछड़ गई क्या? आपके बड़े बड़े चेहरे देखिए अखिलेश तोड़ के ले जा रहे हैं। देखिए मानक जी, 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो भी राजनेता गए हैं, एक बार जरा उनका इतिहास पलटवा करके देखो। जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गया, स्याह अंधेरों में ढक गया जाकर। भारतीय जनता पार्टी एक उगता हुआ सूरज है, प्रकाशित सूरज है, जो जनता की उसके लिए खुशहाली लेकर के आ रही है, गांव गरीब किसान के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर के आ रही है। तो भाजपा छोड़ करके जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक आधार पर, विचारों के आधार पर काम करने वाला दल है। जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई भी आता है तो पार्टी की रीति नीति, विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर काम करने का काम करता है। कोई तो कहीं भी एक बार राकेश, ओके राकेश, एक चीज और रहेगा। हाँ, एक चीज और खुल के कह दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का सिंबल देख रही है। ओके आशुतोष, कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा, ओके, फर्क नहीं पड़ेगा, कमल के फूल के सिंबल को वोट करेंगे। ओके आशुतोष, अब देखिए आपने उनके 2 मंत्री तोड़े, बीजेपी ने भी आज आपका एक MLA और एक आपके अखिलेश परिवार के खानदान के रिश्तेदार समधी हरिओम यादव, वो तोड़ लिए, एक कांग्रेस के पूर्व MLA तोड़ लिए। तो ये सेंधमारी जो चल रही है, इससे कुछ फर्क पड़ता भी है? क्योंकि राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद मानक जी। आपके शो शुरू होते होते 2 खबर आई थी और आपके शो के बीच में एक खबर और आ गई कि भदोही से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो मुझे लगता है कि शो खत्म होते होते शायद 2-3 खबरें और आ जाएं। एक सेकंड, राकेश कुछ कह रहे हैं, राकेश मना कर रहे हैं क्या? रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी ने इसका खंडन जारी किया है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कई तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रही है। अफवाहें मत फैलाइए। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी ने स्पष्ट तौर पर, उनका वीडियो मैं भी आपके नंबर पर भेजे दे रहा हूं,
मैं न्यूज 24 को भी भेज दे रहा हूँ, न्यूज 24 चैनल इतना भड़क क्यों चला रहे दे, हैं? आशुतोष वर्मा जी को जानकारी मिल जाए। नहीं, वो तथ्य, वो कह रहे तथ्य ये है, ठीक है, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं। हाँ चलिए आशुतोष, देखिए हाँ ठीक बोलिए। है मानक जी, वो तो आपका काम है, आप चेक कर लेंगे। मैं तो आपके शो में बैठे बैठे जब आप चला रहे थे तो मेरे पास एक न्यूज आई, मैंने कहा दे दें आपके दर्शकों के माध्यम से। हाँ। देखिए एक बात को समझिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार दिख रहा है ना अभी भी प्रवक्ताओं के अंदर में, कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के आधे घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, बताना चाहता हूं कितने अहंकारी लोग हैं, उन्होंने लिखा केशव देव मौर्य उगता सूरज और स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। और जब इस पे बहुत तेजी से डैमेज कंट्रोल हुई तो उस व्यक्ति ने अपना ट्वीट डिलीट किया। तो कल पूरे दिन तक डैमेज कंट्रोल होता रहा। इनफैक्ट दारा सिंह चौहान जी से इन्होंने वीडियो डाउन करवाया कि भारतीय जनता पार्टी में हूं और स्टार्टेड प्लेन जैसे आपने बताया, बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन जानता है व्यक्ति ना ये टाइटैनिक डूब चुका है इनका बुरी तरीके से। ये जो इन्होंने बनाया था ना, जिसमें दलितों पिछड़ों के साथ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में से 23 कैबिनेट जो मंत्री हैं उसमें से 5 लोग पिछड़ी जातियों से हैं और 5 में से 2 कैबिनेट जा चुकी है, 3 बचे हैं, केशव मौर्य, मुकुट बिहारी वर्मा और अनिल राजभर। तो ये जो बैठे हुए हैं बाकी 13 लोग जो कैबिनेट में हैं, इनको कुलबुलाहट लग रही है। कुलबुलाहट इसलिए लग रही है क्योंकि जिसके नाम पे इन्होंने वोट लिया था 2017 में, जिन पिछड़ों, दलित और वंचितों के नाम पे, उनके साथ 5 साल किस तरीके से धोखाधड़ी करी है ये पूरे देश ने देखी है। आप क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का? आप जरा इतिहास देख लीजिए। असल में क्या हो गया मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई भारतीय जनता पार्टी। आप भी जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपको देखिए कितना टाइम दिया, आपने भी जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं उन्होंने भी तो आपके 2 नेता तोड़ लिए, उस पर नहीं कुछ बोल रहे हैं आप। हरिओम यादव चले गए, आपके एक और एमएलए चले गए। नहीं, एक मिनट, जिसको चले गए हैं उनको पहले से ही निकाल दिया। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। 1.5 साल पहले भारतीय समाजवादी पार्टी ने उनको 6 साल के लिए सदस्यता निरस्त कर दी। आप अपनी जरा जानकारी अपडेट कीजिए। क्या दोनों को? कौन चले? हरिओम यादव को भी और दूसरे को भी, दोनों को? जी हाँ। तो मुझे लगता है कि ये बात देखना चाहिए। सरकार 312 लोगों को लेके जो हम लोगों को आए थे, ये भारतीय जनता पार्टी 39.6% के साथ में बाहुबली सत्ता। जब ये 2016 में ज्वाइन करा रहे थे, आपको याद कीजिए, जब 2016 में ज्वाइन करा रहे थे तब कह रहे थे कि नई लहर है, ये मोदी जी का बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। और आज जब ये समाजवादी पार्टी में आ रही है तो ये जो है वो मौका परस्त हो गए हैं। ये कौन सा इनका अकलड़ होता है? अभी 1 महीने पहले जब इन्होंने जतिन प्रसाद को ज्वाइन किया तो क्या कहा? सारा ब्राह्मण आ रहा है, योगी जी का बिल्कुल चमत्कारिक रूप है और बिल्कुल इतिहास बदलने वाला है, ये हो जाएगा। और आज एकदम से जब वो कोई जा रहा है तो ये अखिलेश यादव जी सेंधमारी कर रहे हैं। ये कौन सा शब्द है आपका? अच्छा ये बताइए, आप ये 1 दिन में 2 मंत्री तोड़ के और उनके फोटो डाल के और उनको अपनी पार्टी में शामिल करा के क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं देखिए, कोई तोड़ के नहीं ले आ रहा है। कोई नेता ऐसा नहीं उठा के अपनी जेब में भर के और समाजवादी पार्टी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो खिंचवा रहे हैं। वो स्वतः आते हैं और अपने साथ कई एमएलए को लेके आते हैं। पहली बार इतिहास में हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य का चिट्ठी लेके रोशन लाल वर्मा जी जो खुद विधायक हैं वो गए हैं, ये है। और आपके वहां क्या हुआ? उनको गवर्नर हाउस में घुसने तक नहीं दिया गया। ये विधायक की स्थिति थी। लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे ये है कौन। उनको बताना चला बड़ा हुआ कि मैं विधायक हूं। आप सोचिए विधायिका की स्थिति क्या है, क्योंकि इस पूरे प्रदेश को मठ की तरीके से चलाया गया है। इस प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, कितने और मंत्री, कितने और ऐसे एमएलए हैं आशुतोष बीजेपी के जो छोड़ने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में? नहीं, मुझे नहीं पता। जो आएंगे उनकी हम आपकी बात करेंगे। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूं। लेकिन मैं स्वागत करता हूं ऐसे सब लोगों की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव का हाथ देंगे। हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। ओके, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की इतिहास देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो तस्वीरें मैं अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसमें दारा सिंह चौहान के साथ अखिलेश की तस्वीर है। उसके अलावा एक और तस्वीर है जो आज अखिलेश ने अपने सारे पोटेंशियल एलाइज के साथ पोस्ट की है। अभी वो भी तस्वीर आ रही है, उसमें शिवपाल यादव भी हैं। तो क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है क्या आशुतोष कि एक महागठबंधन बन रहा है, हर समाज के वर्ग के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और सब मिलकर इस बार बीजेपी को हराएंगे? मानक जी, ये आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, मैं आपको बता दूं, और शायद आपके जो लखनऊ ब्यूरो के लोग हैं उनको पता भी होगा, लेकिन किसी कारणवश प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई।
ये था कि जितने भी गठबंधन के दल हैं उनको अपनी अपनी सीटों के बारे में बता दिया जाए, काफी हद तक बता भी दिया गया है। तो एक बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके ये बताना कि हम लोग साथ में हैं और हम लोग अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। आपने उसमें इस चित्र में एक बहुत खास बात देखी कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बगल में जनरेशन मिशन ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये मीटिंग हुई और जो मेन मुख्य जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव बैठते हैं उसकी जगह पे कृष्णा पटेल जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको बैठाला और कहा नारी का सम्मान है और सबके साथ में वो सबसे सीनियर है। ये हम लोग ने आपस में एकजुटता दिखाई है और सारे दल वहां बैठ के उन्होंने आगे की बात करी है। ऑल राइट, राकेश त्रिपाठी को एक रिस्पांस, उसके बाद आ रहा हूं पंकज आपके पास, और शांतनु, शरद गुप्ता भी आ गए। राकेश, और सवाल इसमें ये भी जोड़ लीजिएगा, हाँ राकेश, इसमें ये सवाल और जोड़ लीजिएगा, ये महागठबंधन जैसी तस्वीर दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं अखिलेश, इसमें खबर तो ये आ रही है कि इसमें टीएमसी और एनसीपी को भी ला रहे हैं इस बार, वो शरद पवार और ममता बनर्जी भी आएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रचार करने के लिए। खबर ये आ रही है अनूप शहर से एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं और मिर्जापुर से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी। जवाब दीजिए। देखिए, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कोशिश सारी कर रहे हैं इनका, लेकिन गठबंधन का जो इतिहास है ना बहुत खराब है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का गठबंधन उन्होंने बनाया था सपा बसपा का गठजोड़ 2019 के चुनाव के बीच में ही बिखर गया, गठजोड़ टूट गया। उसके पहले 2017 के चुनाव में तो युवाओं का साथ पसंद किया था, राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाल करके लखनऊ की सड़कों पर टहल लेते, नारा लगा रहे थे यूपी को ये साथ पसंद है। हाथ छूट गया, साथ टूट गया। देखिए गठबंधन के साथ इनका किस प्रकार का व्यवहार रहा है, परिवार सांस लेकर के चल नहीं पाए। चाचा को चुनाव के बीच में इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला, पिता को मंच से धक्का मार करके उतार दिया। पिताजी निर्वाचन आयोग चिट्ठी लेकर के घूम रहे थे कि समाजवादी पार्टी मेरी है, खून पसीने से मैंने इसको खड़ा किया है, इसका मैं अध्यक्ष हूं। अखिलेश जी ने कहा चुनाव हो जाने दीजिए, पिताजी आपको अध्यक्ष पद वापस दे देंगे। आज तक इंतजार कर रहे हैं मुलायम सिंह जी कि मेरा अध्यक्ष पद वापस लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है उसे जरा लौटा दो। आपका व्यवहार किस प्रकार का है, आपके परिवार के लोग भी जाते हैं, गठबंधन के लोगों को भी पता चल जाए। ऑल राइट, ओके। पंकज, आपकी पार्टी के इमरान मसूद को भी अखिलेश अपने साथ ले गए, ऐसा लग रहा है अखिलेश फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं। आपको भी फिक्र हो रही है क्या? हो सकता है आपके कुछ और नेता भी चले जाएं। मानस, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही है और सच बात यह है कि जो अभी तक आपने चर्चा की, जो बात की, उसमें बहुत हमारी दिलचस्पी भी नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी वाकई एक कठिन लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से धर्म और जाति की गोलबंदी को लोकतंत्र का पर्याय समझ बैठा है, उसको ये बताना कि नहीं लोकतंत्र ये नहीं है, हम इस काम में जुटे हुए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कही है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का रसायन बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं। दरअसल एक कहानी लेकिन इसमें साफ। पंकज, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। सर, आज जितने लोग भाजपा से, कई और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, कब तक वो लोग शामिल होंगे? क्योंकि आज कांग्रेस से भी 2 और विधायक आपके में शामिल हो गए हैं, बाकी लोगों की ऑफिशियल, और आज एक बड़ी बैठक भी हुई है। देखिए, लगातार जो पार्टी में आ सकते हैं उनको लाने का काम, उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सर, आज जो बैठक हुई है, सारे आपके जो समर्थक दल हैं उनको सीट को लेके कब सूची जारी होगी? बड़ा एक सवाल लोगों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह पर घर जाकर के मोहल्ले में और जहां रहते हैं वहां मदद करें। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता फिजिकली काम करेंगे। ओके पंकज, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी आइएगा। ऐसा लग रहा है मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है और अखिलेश यादव फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं।
पंकज तो पूरा हक है कि आप आजाद हैं कि कैसा मुकाबला समझें, लेकिन हमने कहा कि राजनीति का रसायन बदलने की जरूरत है उत्तर प्रदेश की। ये कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है, पहले भी इस तरह के तमाम प्रयोग हुए हैं। जब आपने जातियों को इकट्ठा करके एक सांप्रदायिक उन्मादी दल को रोकने की कोशिश की है, उसका क्या इतिहास है वो हम सब जानते हैं। मैं सिर्फ अभी 6 घंटे पहले एक खबर आई है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत अफगानिस्तान जैसी है। यहाँ 1000 में से 60 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 60 बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करने के पहले मर जाते हैं। ये नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश को लेकर नीति आयोग ने कहा है कि जो तीसरा सबसे गरीब प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। ये डबल इंजन की सरकार है। अभी नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं फिसलती हैं, सबसे खराब है। यानी 7 साल मोदी जी, 5 साल योगी जी, इन्होंने मिलकर उत्तर प्रदेश का जो हाल किया है उसका नतीजा यह है कि यहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प कर मर गए। ये हकीकत है। और हम ओमिक्रॉन के बीच में बैठे हैं, कोरोना के बीच में बैठे हैं। तो सच्चाई ये है कि उस उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक गुणवत्तापूर्ण कैसे परिवर्तन आए, ओके, ऑल राइट पंकज, लेकिन मैं चाह रहा हूं इस पर भी बोलिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कोशिश कर रही है एक वैचारिक संघर्ष छेड़ने की। हाँ। या सड़क पर जिस तरह से 4 साल से कांग्रेस पार्टी दिखी है, उसमें विपक्ष की कोई भूमिका अगर बनती है तो वो कांग्रेस पार्टी की बनती है। बाकी चुनाव है, लोग आएंगे जाएंगे, इधर से उधर भागेंगे, उधर से इधर भागेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है कि वो बिना विधायक के भी राज्यों में अपनी सरकार बना लेती है। तो तोड़ फोड़ के तो जो मतलब उसका गणित है उसमें तो इससे मात्र कोई पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि राजनीति का जो मूल तत्व है वो इससे नहीं बदलता है, वो बदलता है। अरे लेकिन पंकज, इस बार तो तोड़फोड़ समाजवादी पार्टी ज्यादा कर रही है। इस बार तो पंकज अखिलेश जी तोड़फोड़ ज्यादा कर रहे हैं। 2 मंत्री ले गए आपके, इमरान मसूद ले गए, एक और एमएलए को ले गए। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कोई तोड़फोड़। ये सब व्यक्ति जो है वो कोई सामान नहीं है कि कोई कहीं से किसी ने तोड़ लिया। सबकी अपनी राजनीतिक समझ होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे मंत्री अगर इस सरकार के साथ 5 साल रहने के बाद ऐन चुनाव के समय उन्हें लग रहा है तो वो कुछ कह रहे हैं, वो कहानी कुछ कह रही। इमरान मसूद अगर उन्हें लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी ज्यादा मुकाबला कर सकती, जिसको वो पहले कह रहे थे, बार बार आज भी उन्होंने कहा है कि वो सपा और सीधे भाजपा के साथ मिलकर हमें लड़ना चाहिए, सपा के साथ पार्टी ने नहीं माना। पार्टी जानती है और सोचती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे। ओके, ऑल राइट शांतनु गुप्ता, उसके बाद आ रहा हूं शरद जी आपके पास भी। ओके शांतनु, ऐसा लग रहा है एक तरफ से अखिलेश यादव एक सोशल इंजीनियरिंग का नया मॉडल खड़ा कर रहे हैं और टीएमसी और एनसीपी को भी ला रहे हैं, महागठबंधन, इसीलिए मैं कह रहा हूं महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं इस महागठबंधन पे, ऐसा क्यों? मानक भाई, हमने जब एचडी कुमारस्वामी ने शपथ ली थी सीएम की और वो थोड़े समय सीएम रहे, तब भी एक महागठबंधन देखा था जो बड़ा बेमेल का मेल था। और हमने देखा कि कुछ ही महीनों बाद वो सब एक दूसरे को गाली देने लगे और वो कोई भी उसमें से साथ में चुनाव नहीं लड़ा। तो देखिए, ऐसे मेरे ख्याल से मैं तो कहूंगा वो स्टालिन को भी ले आए और पिनराई विजयन को भी ले आए, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश चुनाव में शायद वो 1-2 सीट और जीत जाए। लेकिन मेरे ख्याल से बात ये नहीं है। देखिए, कुछ नेता आइडियोलॉजी के लिए राजनीति करते हैं, कुछ नेता करियर के लिए राजनीति करते हैं, जो हर पार्टी में हो सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टर्म करियरिस्ट। तो इस तरह के नेता हर जगह होंगे जिनके लिए राजनीतिक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा, एक मिशन है। कुछ लोगों के लिए एक करियर है कि भाई आज मैं इसमें चला जाऊं जहां मेरे परिवार के 4 लोगों को टिकट ज्यादा मिल जाए। और ये दोनों आपको पता है, ये दोनों लोगों ने जिन्होंने छोड़ा है, जिनका इस्तीफा भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, भाषा भी उसमें एक है, जिनको 2017 में सरकार अच्छी लगती थी, 18 में अच्छी लगती थी, 19 में, 20 में, 21 में लगती थी, 22 के जनवरी तक भी लगती थी, लेकिन जस्ट कल परसों उनको सरकार बुरी लगने लगी। तो इससे साफ पता लगता है कि पता भी है दोनों लोग अपने परिवार के लोगों के लिए, 2 लोग, 5 लोग, 8 लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं। नहीं, भाजपा में व्यवस्था हुई तो जहां उनको व्यवस्था मिल रही है उसमें जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, लेकिन देखिए, तो मानक आपने भी कमेंट्री करी है, 2014 में जब भाजपा चुनाव जीती तो हम क्यों जीती चुनाव, आपको पता है। 2017 में जीती तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे आपने कमेंट्री करी कि आधे घंटे बैठ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को चुना दिया, दारा सिंह चौहान ने भाजपा को चुना दिया, उनका एक घटक था 0.5%, 0.2%। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का एक नया मॉडल, एक नया प्रयोग जो अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने किया था, उसका बड़ा रोल माना गया और उसमें यही सारे छोटे छोटे नेता थे। शांतनु, आपको भी पता है और आप भी 5-7 साल से मेरे साथ डिबेट्स में बैठ रहे हैं। उसी कमेंट्री में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है कि क्या ये छोटे छोटे नेताओं ने बीजेपी के इस विजय रथ को मजबूत नहीं किया था, जिनमें निषाद पार्टी हो, राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, सब थे। बिल्कुल मैं बिल्कुल मान रहा हूं, सोशल इंजीनियरिंग हुई 2017 में भी हुई,
देखिए अब जो है सोशल इंजीनियरिंग वो एक अलग लेवल पे जा चुकी है। अब एक नया वोटर बैंक खड़ा हो चुका है पिछले 5 साल में, जिसको मैं बोलता हूं लाभार्थी वोट बैंक। जो 2.5 करोड़ टॉयलेट मिले हैं, जो 41 लाख घर मिले हैं, जो 1.5 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी के और जो 45 ऐसी स्कीमें हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ऐसे करोड़ों लोग हर गांव में है। जब मैं अपनी किताब लिखने गया, मैं करीब 40-42 जिलों में गया, हर गांव में आपको ऐसे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग मिल जाएंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की 5 स्कीम मिली है। तो अब 2017 की तुलना में 2022 एक अलग ही सोशल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे लाभार्थी एक नई जाति बन गई है, एक नई कास्ट बन गई, एक नया सेक्शन बन गया, एक नया वोटर बेस बन गया भाजपा में। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य, दो मंत्री 24 घंटे में अगर छोड़ जाएं, बड़े मंत्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए लोगों को मानक पता है कि कॉपी पेस्ट करके आप बिल्कुल 5 साल बाद अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने पति के लिए जब टिकट मांग रहे हैं और उस वजह से आप जा रहे हैं, अगर आप बीच में छोड़ देते, मैं इस बार कहूंगा राजभर जी फिर भी ठीक है, उन्होंने पहले पार्टी छोड़ दी, उनका फिर भी मैं कहता हूं कुछ तो उनका लोकल स्टैंड आई है। अगर आप 5 दिन पहले पार्टी छोड़ रहे हैं तो साफ पता है कि आपकी टिकटों का तालमेल नहीं है, इसलिए आप तो जनता को भी पता है, जनता देख रही है 24/7 टीवी में देख रही है कौन क्या कह रहा है। ओके, शरद गुप्ता। शरद जी, आपने तो 20, 25, 30 साल बीजेपी को देखा है, अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है। शरद जी, बीजेपी इस बार कैसे पिछड़ गई अभी तक? हो सकता है आगे ओवरटेक कर ले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को, या टक्कर दे दे कड़ी। ये 2 नेता, 2 बड़े मंत्री छोड़ गए, कुछ एमएलए भी छोड़ गए, तो ये जो हलचल इतनी हुई, अखिलेश ने शुरुआती लीड कैसे ले ली? शरद जी, देखिए समुंदर में से आप 1-2 बाल्टी पानी निकाल दीजिए, समुंदर घट नहीं जाता। 325 सीटें हैं, तो 1-2 लोगों के निकलने से कितनी सीटें आपको लगता है कम हो जाएंगी? तो ये बात तो कहना गलत है कि साहब 1-2 लोगों के निकलने से अखिलेश यादव को बहुत बढ़त मिल गई और बीजेपी पिछड़ गई। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, अभी जो डिबेट हो रहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन चलाती है और सपा बसपा पिछली बार गठबंधन किया और पूरे बिखर गए थे लोकसभा चुनाव पूरा होने से पहले। तो 1999 में बीजेपी ने जब केंद्र में सरकार बनाई थी तो 23 दल थे और 2004 में जब चुनाव हुआ तो 6 दल बचे। तो कितना अच्छा गठबंधन चला था। इसी तरीके से समय भी जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो भी कुछ इसी तरीके का गठबंधन बना। जब 2016 में राजभर, प्रजापति, मौर्य ये सारे के सारे आए तो उनको वेलकम किया गया, हाथ खोल के वेलकम किया गया। तब सामाजिक समरसता का उदाहरण था। अब जब जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी जनता समझती है। आपकी आवाज शरद जी ठीक से नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा रहा हूं, उसके बाद लौटूंगा आपके पास। हाँ आशुतोष बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? माने जी, मैं अभी शांतनु गुप्ता जी को सुन रहा था। बड़े अजीब होते हैं ऐसे राजनीतिक विश्लेषण जो एक चीफ मिनिस्टर और एक मुख्यमंत्री के ऊपर किताब लिखते हैं और उसके बाद टीवी चैनल पर ये बताना शुरू कर देते हैं कि जो अमित शाह ने किया था 2016 में वो मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक है। ये कहां से इतना दोगलापन आप लाते हो इस तरीके का? आप राजनीतिक विश्लेषक की तरह काम कीजिए ना। कुछ शब्द नहीं बोला आपने, कुछ और ही सुन लिया। नहीं, आप सुनिए ना, मैंने तो हिंदी आप सुनिए, आप क्या बताने जा रहे हो? आप क्या बताने? नहीं बोला शांतनु जी, सब चीज बोली नहीं जाती है, सब कुछ विश्लेषण आप भी करते हो, हम लोग भी सुनते हैं और ये जनता समझती है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। असल में आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से 5 साल ने योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को मठ की तरीके से चलाया है, किस तरीके से उन्होंने अपने विधायकों की बात नहीं सुनी है। मुझसे कई विधायकों ने पर्सनली बताया है कि गाली देके बात करते थे, दूध काटते थे, समय नहीं देते थे। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आगे आने वाले दिन देखिएगा क्या क्या बात खुलेगी भारतीय जनता पार्टी में। और आशुतोष, लेकिन ये भी जवाब दे दीजिए, राकेश त्रिपाठी और शांतनु गुप्ता दोनों का यह मानना है कि आपने इस तरह के महागठबंधन पहले भी बनाए हैं, विपक्ष ने बहुत कोशिश की है। और तो और बताइए, जब बुआ बबुआ एक होकर बीजेपी को नहीं हरा पाए तो ये छोटे छोटे दल साथ लेकर आप क्या कर पाएंगे? नहीं, छोटे दल तो बहुत पहले से थे। आज तो इनके विधायक टूट रहे हैं, बात इसकी नहीं, और इनकी कैबिनेट टूट रही है। हमने गठबंधन तो पहले कर रखा है, हमने कोई नया गठबंधन नहीं किया है। हमारे जितने भी गठबंधन है वो आपको 2-3 महीने 6 महीने पुराने सब चल रहे हैं। ये इनकी कैबिनेट बैठी बैठी टूट रही है और उस कैबिनेट में से एक सेक्शन टूट रहा है। आप देखिए, बोलिए, वो सेक्शन जो पिछड़ों का है वो टूट के निकल रहा है। 5 में कैबिनेट मंत्री बनाया इन्होंने 23 में से 20%, और 20% में से 2 निकल के चले गए। शांतनु बोलिए, शांतनु। मानक जो जितनी मेरी समझ,
दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष थे, बताइए थे कि नहीं थे? बोलिए शांत और आप पिछड़ों की बात करते हैं। देखिए, पहले आपको पता है ये दोनों नेता 2017 में बसपा से आए थे। जैसे भाजपा में टिकट मिलता है, जितनी मेरी जानकारी है, उसमें कई राउंड के सर्वे होते हैं, उसमें सांसद से पूछा जाता है, उसमें जो विचार परिवार है उसके लोगों से पूछा जाता है, उसके बाद जो ट्रायंगुलेशन होके आता है तो वो रिपोर्ट्स अब आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे नेताओं को ऐसी खबर होगी कि भाई उनका नाम उस सूची में नहीं है। अगर उसका नाम उस सूची में नहीं है तो कहते हैं शीर्ष नेतृत्व भी टिकट नहीं दिलवा सकता आपको, क्योंकि वहां पे विनेबिलिटी के आधार पे आपकी काबिलियत नहीं, ये आप स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बारे में कह रहे हैं या बाकी एमएलएस के बारे में कह रहे हैं? मैं जनरली कह रहा हूं, देखिए मैं आपको जनरल बता रहा हूं। नहीं, मैं आपकी ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का टिकट काटने वाली थी। आज तो समाजवादी पार्टी ने सर्वे कराया है। हाँ जी, हाँ कराया होगा, बिल्कुल कराया होगा, बिल्कुल कराया होगा। देखिए समाजवादी पार्टी में कैसे टिकट मिलता है हमको पता है ना। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव होते हैं, मुलायम सिंह यादव होते हैं, सुनिए तो मुलायम सिंह यादव होते हैं, अपर्णा यादव को मिलता है, डिम्पल यादव को मिलता है, राजपाल यादव को मिलता है, रामगोपाल यादव को मिलता है, धर्मेंद्र यादव को मिलता है, तेजप्रताप सिंह यादव को मिलता है, अपर्णा यादव को मिलता है, वंदना यादव को मिलता है। पता है कि समाजवादी पार्टी में कौन सा सर्वे होता है? जब सैफई खानदान के एक समय में 22 लोग, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था, 22 लोग एक सैफई परिवार से, क्या वो किसी सर्वे से आते हैं? नहीं आते, वो आपके परिवार में इसलिए आते हैं। तो सर्वे और भूल जाइए अब आप। ओके, ऑलराइट। आशुतोष एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। देखिए आज जो चीज हुई है ना, एक और चीज बड़ी अहम हुई है। राकेश त्रिपाठी, राकेश उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। आप चाचा भतीजा परिवार की लड़ाई आप भी कह रहे थे ना, परिवार की लड़ाई। आज तो खबर ये आ रही है कि चाचा न सिर्फ भतीजे के साथ आ गए हैं, बल्कि भतीजे की पार्टी साइकिल पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब फिर से वही पुराने दिन लौट रहे हैं। आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है क्या? देखिए, ये तो जवाब तब भी देना पड़ेगा ना कि 5 वर्ष पहले ये झगड़ा क्यों किया था, ये लूट के माल के बंटवारे का मामला था या नहीं था, हमारे जो आरोप इन आरोपों में कितनी जबरदस्ती, इस बात का जवाब तो अभी भी देना पड़ेगा। और आज महसूस हो रहा है कि भाई देखो, इस झगड़े में अब दोनों ने मिल बैठकर तय कर लिया कि इस झगड़े में देखो ना तुमको मिला ना हमको मिला, अब मिल बैठ करके दोनों फिर एक बार इकट्ठा कर लिया जाएगा, बाद में बैठकर हिसाब कर लिया जाएगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, आपका ये सारा खेल पहचान गई। लेकिन आज आप दो मंत्रियों के इस्तीफा देने से बहुत खुश हो लीजिए, खुश होइए। आपको मैं महीने भर में, पिछले महीने में आपके नाम गिना रहा हूं। ये नाम रमा निरंजन आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, पार्टी छोड़कर चले गए। सीपी चंद समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, पार्टी छोड़कर चले गए। पप्पू सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, पार्टी छोड़कर चले गए। नरेंद्र भाटी समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, पार्टी छोड़कर चले गए। शत्रुघ्न प्रकाश समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, पार्टी छोड़कर चले गए। सुभाष पासी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, गाजीपुर से पार्टी छोड़कर चले गए। मैं नाम गिनाऊंगा फेरिस्त तो ये बुलेटिन खत्म हो जाएगा। आपकी पार्टी के इतने एमएलसी और इतने एमएलए और इतने राज्यसभा सदस्य पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं और पहले ज्वाइन कर चुके हैं। ये इलेक्शन के मौसम में नहीं किए हैं और उसके बावजूद आप इतना प्रसन्न हुए जा रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार नहीं थी तो आपके मंत्री नहीं जाएंगे छोड़ के। लेकिन ये सारे वो नेता है, जब आपकी सरकार होती तो ये सब मंत्री बनते, ये सब मंत्री बनते आपकी सरकारों में। ये सारे पार्टी राकेश, एक चीज और, केशव प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं डूबते हुए जहाज पे चढ़ने जैसा है। क्या इन नेताओं को वाकई समझ नहीं आ रहा है? ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कई बार एमएलए एमपी मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन पे कौन सी हवा बह रही है, किस तरफ बह रही है? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पूरा आकलन कर ले और हर बात के बारे में पक्की जानकारी कर ले तो उससे गलतियां नहीं हो। कई बार आदमी गलतफहमी में होता है, उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सबसे अच्छा है, यही सबसे अच्छा उचित निर्णय है। मैं एक उदाहरण केवल आपको बता रहा हूं। बहराइच से सांसद हमारी निर्वाचित हुई थी सावित्रीबाई फुले, 4,34,000 वोट पाकर के वो उस समय सांसद बनी थी। मुगालता हो गया कि ये मेरे दम का वोट था। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, 34,000 वोट पाकर के जमानत जब्त करा। आप इंतजार करिए, जो भाजपा छोड़ करके गया है जमानतें जब्त हुई है उनकी। मैं फिर इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उदाहरण देख करके बताइएगा। मानक जी की भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए, किसी नेता ने कहीं पर अपना सर्वाइवल कर लिया हो, भाजपा छोड़ करके जाएंगे। ये इससे ज्यादा अच्छी पार्टी जहां सबको गले लगाते हैं, सबको मान सम्मान दिलाते हैं। हमने जितना मान सम्मान दिया है ना, उतना मान सम्मान किसी राजनीतिक दल में नहीं मिल सकता। आप तो 4 दिन नहीं दे करके चल सकते। हम गठबंधन, हमने 30-30 साल तक पार्टियों के साथ गठबंधन रखे हैं, 30-30 साल तक, 2-4 साल नहीं, 30-30 साल। पंकज कुछ कह रहे हैं, पंकज क्या कह रहे हैं? बोलिए गठबंधन नहीं चला। पंकज बोलिए, पंकज बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये किस चीज का मुगालता है इनको? ये अपनी क्या कॉपी इनकी जच चुकी है और कॉपी जांची है इनके नीति आयोग ने। वो कह रहा है 60 में फिसड्डी, वो कह रहा है कि गरीबी में फिसड्डी,
वो कह रहा है कि यहाँ पर अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी मैंने बताया कि 6 साल जो 60 बच्चे हैं, हजार में 5 लाख की मर जा रहे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1। अरे यहाँ पर आशा बहुएं निकलती है अपना पैसा मांगने के लिए तो लाठियां आप जमाते हैं, शहर शहर बेरोजगारों की पिटाई करा रहे हैं। यहाँ पर दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसको रात में जला दिया जाता है हाथरस में बिना माँ बाप को पूछे हुए। ये आपका कुशासन है। और इस शांतनु जवाब दे रहे हैं। शांतनु क्विकली, शांतनु कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए शांतनु। हाँ शांतनु बोलिए। मानक मैं 2 चीजें बोलूंगा। ऐसा सुनने में आता था कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ एक टैक्टिकल टाइप है, लेकिन आज पंकज जी ने बिल्कुल जाहिर ही कर दिया वो अपनी पार्टी से छोड़ गए, इमरान मसूद का जाना भी डिफेंड कर रहे हैं, जो मुझे बड़ा मजेदार लगा कि कांग्रेस अपनी वो कह रहे हैं कि शायद उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है। तो जो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी कांग्रेस और उसके बीच में, वो आज चैनल पे भी पता लगी। पहली बात देखिए, जो नीति आयोग के डेटा है वो अगर आप उनको एब्सोल्यूट करके देखेंगे उसमें आपको उत्तर प्रदेश पीछे दिखेगा। नीति आयोग नई संरचना है, उसके डेटा जो इकट्ठा होने हुए 3 या 4 साल से हुए हैं, उनका कंपैरिजन आप 2017 से पहले से नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे पहले नीति आयोग के डेटा उस तरह से नहीं है। 2017 से आप तुलनात्मक करेंगे तो इंडेक्स में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और नंबर 2 में आता है, जितने भी आपने देख लीजिए। ओके ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। शरद गुप्ता क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। पहले आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। शरद जी, ये बीजेपी में क्या चल रहा है? क्योंकि दिल्ली में मीटिंग भी हो रही है और जब मीटिंग हो रही है उसी समय 2-2 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। क्या हो रहा है शरद जी? देखिए, कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है। जो लोग सत्ता के लिए आए थे उनको लग रहा है कि अब उनको सत्ता की मलाई शायद नहीं मिलेगी, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं। सीधी बात है, इसमें कोई विचारधारा का मामला नहीं है। 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे तो इस शर्त पे आए थे कि उनके साथ 15 लोगों को टिकट मिलेगा। उसको 15 लोगों का टिकट दिया बीजेपी ने, और जो बीजेपी परिवारवाद की कहती है उसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को भी टिकट दिया, उनकी बेटी को भी टिकट दिया। तो खैर उन 15 में से 12 लोग जीते थे। जो नहीं जीते थे 3 लोग, उसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे भी थे। और इस बार बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि भाई आपको हम से ज्यादा 5 टिकट दे सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। वो पडरौना से लेकर बदायूं तक उनको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव क्षेत्र है। तो इसलिए उनको लगा कि साहब मेरे सम्मान के हिसाब से 5 सीटें कम है, उनको दूसरी जगह से बेटर डील मिल गई। तो जिसको जहां से बेटर डील मिलेगी, ये चुनाव का सीजन है, कोई विचारधारा का मामला नहीं है, कोई सामाजिक समरसता का मामला नहीं है, कोई पिछड़ा और अगड़ा वर्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधा बेटर डील। जिसको जहां से जितना अच्छा सौदा मिलता है वो वहां उस दुकान पे जाएगा। ओके ऑलराइट शरद जी, ऑलराइट ओके ऑलराइट शरद जी कह रहे हैं कि शायद जो पार्टी छोड़ने वाले नेता हैं किसी भी तरफ के हों, उनको ये लगता है कि वर्तमान पार्टी में रहकर अब कुछ मिलने वाला है नहीं, इसीलिए पार्टी चेंज कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है गलतियां भी होती हैं। अब 10 मार्च को पता चलेगा फैसले सही थे इन लोगों के या फिर गलत। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शरद गुप्ता आपका थैंक यू, शांतनु, आशुतोष, पंकज थैंक यू। पंकज बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।